If there comes a situation in front of us that we find no way to go ahead, if there is an impasse before us, the passage is blocked, and we are utterly confused, we feel like something that we are going to die. The next moment, there is death, and there is no alternative left to us. Which way to follow? In such a situation, we leave everything on God, on God's decision. But there is something in us that we may call courage, or we may call our enthusiastic nature. That courage, that passion to stay alive and passion to continue our life, that comes to us as a living force. That comes to us as a directive force, and it directs us, it gives us the prominent direction to go ahead and to survive. Again, come up with a flying color. तो ऐसी एक कहानी को उजागर करने के लिए कि जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएं और सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद हमें सूझता नहीं है कि हम क्या करें अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर एक ऐसा चीज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं साहस, या उसे हम लोग कहते हैं जुनून। वो उभर कर सामने आता है और हमें ज़िंदा रहने के लिए, हमें अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए हमें साहस देता है। उसे हम लोग चाहे भगवान कह लें या चाहे प्रकृति कह लें। ऐसी एक कहानी है CBSE बोर्ड क्लास 10 की, द ब्लैक एरोप्लेन। द टाइटल गिवन द ब्लैक एरोप्लेन नॉट इन द सेंस दैट द एरोप्लेन वॉज ब्लैक। ये इस सेंस में है कि चारों तरफ काले अंधेरे छा गए हैं, तूफ़ानी बादल चारों तरफ से हैं, एरोप्लेन के चारों तरफ तूफ़ानी बादल हैं। इतने बड़े तूफ़ानी बादल जो देखने में दूर से लगते हैं जैसे पहाड़ है, एक भयानक पहाड़ जिसमें जाकर शायद एरोप्लेन टकरा जाए, ऐसा लग रहा है पायलट को। इसीलिए उसने टाइटल को रखा है द ब्लैक एरोप्लेन। और चूंकि ये कहानी पायलट के बारे में है, तो पायलट अपने ही एक्सपीरियंस को बता रहा है। कहता है कि मैं एक बार रात के अंधेरे में उड़ रहा था ईस्ट की दिशा में, ईस्ट मेरे पीछे था। द मून वॉज कमिंग अप, और मून मुझे दिख रहा था कि ईस्ट में उग रहा है और वो मेरे पीछे है। चारों तरफ स्टार्स दिखाई दे रहे थे चमकते हुए, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ स्टार्स में, बादलों नीचे नहीं, सॉरी नीचे तो ज़मीन है। सो दाएं बाएं ऊपर चारों तरफ स्टार्स ही स्टार्स नज़र आ रहे हैं। आकाश में कोई क्लाउड नहीं है। मैं काफ़ी खुश था कि मैं इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा हूँ और एक ऐसे देश के ऊपर उड़ रहा हूँ जो देश में सारे लोग अभी सो रहे हैं, रात का वक्त था। मैं मेरे ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था फ्रांस कंट्री के ऊपर। जिस प्लेन को उड़ा रहा था उसका नाम था डेकोटा, काफ़ी पुराना था वो एरोप्लेन। और मैं फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ आ रहा था वापस। जो पायलट है वो इंग्लैंड का है, तो वो वापस अपनी कंट्री को आ रहा था। और मैं सपने देख रहा था कि मैं छुट्टियां बिताने जा रहा हूं अब वापस से अपने परिवार के बीच में। और मैं बार बार अपनी घड़ियां देख रहा था, तो घड़ी में 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि आधी रात को करीब 1:30 बज रहे थे। मैंने फिर सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में तुरंत बात करनी चाहिए एक बार। और जब मैंने देखा कि पास द नोज़ ऑफ द एरोप्लेन, मैंने देखा कि मेरे ठीक एरोप्लेन का जो सामने वाला पोर्शन होता है जो शीशे से बाहर दिखता है, नोज़ ऑफ द एरोप्लेन, वहाँ मैंने देखा तो एक बड़ा सा शहर मेरे सामने दिख रहा था, पेरिस का। तो फिर पेरिस का नहीं, सॉरी, फ्रांस का। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। मैंने एरोप्लेन के अंदर रेडियो को स्विच ऑन किया। रेडियो मतलब वो गाना सुनने के लिए नहीं, रेडियो जिससे रेडियो सिग्नल हम लोग भेजते हैं कंट्रोल रूम में। और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS088 हेयर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं अभी इंग्लैंड जा रहा हूँ, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? उसने ऐसा मैसेज भेजा फ्रांस से कंट्रोल रूम में। वहाँ से भी सिग्नल रिसीव हुआ और वहाँ से रिस्पॉन्स भी आया, वहाँ से जवाब आया। DS जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है वो जवाब है। DS088, आई कैन हियर यू, यू वॉट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। वहाँ से जवाब आया, हाँ हाँ हम आपको सुन पा रहे हैं, आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए, आप आसानी से इंग्लैंड की तरफ जा पाएंगे। मैंने मैप चेक किया, कॉम्पास चेक किया। कॉम्पास जानते हैं ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमेशा उसका जो एरो होता है वो हमेशा निडल वो नॉर्थ की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। तो कॉम्पास से हम लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं, अगर ऐसे कहीं जगह पे हैं जैसे कि समुंदर के अंदर हैं या आकाश में हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है कि नॉर्थ किधर है। तो नॉर्थ से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं वेयर इज़ साउथ, वेयर इज़ ईस्ट एंड वेयर इज़ वेस्ट। तो मैंने चेक किया कॉम्पास को और मैप को,
एंड स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और ऑल मैंने ये भी देखा कि मेरा जो लास्ट फ्यूल टैंक है उसके अंदर कितना ऑयल है, मतलब कितना फ्यूल है। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और डेकोटा को मैंने 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कर लिया, इंग्लैंड की तरफ। और मैं मन ही मन में सोच रहा था कि अब तो मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच ही जाऊंगा। बड़ा सा प्लेट आएगा मेरे सामने, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। बहुत सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, इजी फ़्लाइट थी, काफ़ी अच्छे से मेरा फ़्लाइट चल रहा था। पेरिस हमारे पीछे करीब 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था, और तभी मैंने देखा कि सामने बादल दिखाई दे रहे हैं, बड़े भयानक से बादल, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफ़ानी बादल। बहुत ही बड़े बादल थे, उनका जो पैचेस था काला सा, भयानक सा, ब्लैक माउंटेन जैसे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा प्लेन जा रहा है और उस माउंटेन में टकरा जाएगा। और मेरे सामने वो ब्लैक माउंटेन, काले बादलों का माउंटेन खड़ा था। मैंने देखा कि मैं अब ऊपर भी नहीं उठ सकता, क्योंकि बादलों के बीच में मैं जा चुका था, करीब करीब जाने ही वाला था। मैं उसके ऊंचाई पे जा नहीं सकता था, क्योंकि एरोप्लेन उड़ाने वालों का जो पायलट होता है वो जेट प्लेन जैसा तो होता नहीं है, या फिर यूँ कहिए कि रॉकेट जैसा होता नहीं कि चाहे जितना ऊंचाई पे चले जाएं। तो ज़्यादा ऊंचा मैं उड़ नहीं सकता था ऑक्सीजन की कमी की वजह से। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं बादलों के साइड से या तो नॉर्थ चला जाऊं या तो फिर साउथ चला जाऊं और उसको क्रॉस करके साइड से निकल लूँ। इतना फ्यूल भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे पेरिस चला जाना चाहिए। पेरिस पीछे 150 किलोमीटर्स के करीब करीब पीछे था, 150 किलोमीटर। लेकिन मेरे अंदर वो जो अर्ज था ना कि मुझे मेरे परिवार के पास जाना है, बीवी बच्चों के पास जाना है, मुझे वो इंग्लैंड का इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है मॉर्निंग में, सुबह सुबह। मैंने रिस्क ले ही लिया कि चलो इन बादलों के बीच में ही घुस जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और ऐसा मैंने सोचा कि भाई फैमिली से मिलना है तो फिर चलो बादलों के बीच में घुस जाओ। और फिर ओल्ड डैकोटा को मैंने स्ट्रेट स्टॉर्म के अंदर ले लिया। जैसे ही मैं क्लाउड के अंदर गया, सब कुछ अचानक से ब्लैक, इम्पॉसिबल था मेरे लिए कुछ भी देख पाना। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था एरोप्लेन के बाहर। एरोप्लेन मेरा जंपिंग करना शुरू कर दिया, हिलना शुरू हो गया, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में लहरा रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। मैंने कॉम्पास देखा, आई कुडंट बिलीव, मेरी आंखों पे मैंने यकीन नहीं किया, मेरा कॉम्पास काम करना बंद कर दिया। उसकी सुई एकदम अनकंट्रोल्ड तरीके से राउंड करना शुरू कर दी। इट वॉज डेड, मर चुकी थी मेरा, मतलब मर चुका था मेरा कॉम्पास, वो इंस्ट्रूमेंट काम ही नहीं कर रहा है। बाकी के इंस्ट्रूमेंट भी अचानक डेड हो गए। मैंने रेडियो ट्राई किया कि ज़रा कंट्रोल रूम में ट्राई करूं, या तो इंग्लैंड के या तो फ्रांस के पेरिस में। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। मैंने रेडियो सिग्नल्स ट्राई किया और बार बार ऐसा मैंने रिपीट किया, लेकिन कोई आंसर नहीं। रेडियो वॉज डेड टू। उस तूफ़ान, भयानक तूफ़ान में रेडियो भी हमारा काम करना बंद कर दिया। अब विदाउट रेडियो सिग्नल एंड विदाउट कंपास अब मैं क्या करूँगा ऐसे सिचुएशन में। आई कुडेंट सी वेयर आई वॉज, ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ। क्या मैं ज़मीन की तरफ जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, या मैं ऊपर जा रहा हूँ, या लेफ़्ट राइट कहाँ जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं। यूँ कहिए कि मैं पूरी तरह से तूफ़ान में खो चुका था। तभी अचानक ब्लैक क्लाउड के अंदर मेरे काफ़ी नज़दीक मैंने देखा एक दूसरा एरोप्लेन। उस एरोप्लेन के अंदर लाइट्स नहीं था, और इट हैड नो विंग्स, और सॉरी उसके विंग्स के ऊपर लाइट्स नहीं था। नो की जगह मैंने ऑन कह दिया, सॉरी। उसके विंग्स के ऊपर कोई लाइट नहीं था। आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। मैंने देखा कि मेरे बगल में ही वो एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है, मेरे बगल से ही, और पायलट का चेहरा भी मुझे दिखाई दिया। वो चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो आकाश के अंदर इस भयानक तूफ़ान के बीच कोई एक और इंसान तो मिला जो मुझे हाथ हिलाकर मुझे शाबाशी दे रहा है, या फिर मुझे दिलासा दे रहा है कि चलो तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कह रहा है फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। शायद वो समझ चुका था कि मैं रास्ता खो चुका हूँ, आई थॉट, और शायद वो मुझे मेरी मदद करना चाहता था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन, उसने धीरे से एरोप्लेन को घुमाया नॉर्थ की तरफ, और मेरे डैकोटा के सामने आ गया, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं उसको फॉलो कर पाऊँ। और मैं उसको फॉलो करता गया। मैं बहुत खुश था कि मैं एक स्ट्रेंज, अपरिचित एरोप्लेन और पायलट के पीछे एक
ओबीडियंट बच्चे के रूप में, आज्ञाकारी बच्चे के रूप में फॉलो किए जा रहा हूँ और वो आगे आगे चल रहा है। आधे घंटे तक उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन को मैं पीछा करता रहा, वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे। नेक्स्ट पेज में आ चुका हूँ मैं। देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल, अब मेरे पास फ्यूल भी बहुत ही कम बचा हुआ था। इन द ओल्ड डेकोरेटर्स लास्ट टैंक, मेरे डेकोरेटर के लास्ट टैंक को मैंने देखा तो उसके अंदर फ्यूल बहुत कम बचा हुआ था। अब ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकता था मैं, 5 से 10 मिनट में फ़्लाई कर सकता था। अब मैं डरने भी लगा था, फिर से एक बार डरने लगा था कि कहीं मेरा फ्यूल ख़त्म हो गया और मेरा एरोप्लेन क्रैश कर गया तो। लेकिन तभी मैंने देखा कि उसका एरोप्लेन, सामने वाले का एरोप्लेन नीचे उतरने लगा और मैंने उसको फॉलो किया। तभी मैंने देखा कि मैं क्लाउड के बाहर आ गया हूँ और मेरे सामने 2 लंबे लंबे स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रहे हैं और वो स्ट्रेट लाइंस पे काफ़ी लाइट्स दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली में वो रनवे था। रनवे मतलब जो एरोप्लेन के उतरने का जो स्पेस होता है ना, जब एरोप्लेन लैंड करता है तो रनवे होता है, सामने एक लंबा सा रोड होता है जिस पे उतर के एरोप्लेन काफ़ी आगे तक जाता है और फिर रुकता है। एक एयरपोर्ट भी था। मैं समझ गया कि अब मैं सेफ़ हूँ। फिर जब मैं नीचे लैंड कर गया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरा वो फ्रेंड किधर है, ब्लैक एरोप्लेन वाला। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन मैंने देखा कि वो एरोप्लेन कहाँ गया। मैं नीचे उतरने के बाद मैंने देखा कि भाई वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उस डार्क क्लाउड के अंदर वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया, कुछ पता नहीं। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था वहाँ। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। और वो जो ब्लैक एरोप्लेन था, तूफ़ान के बीच में ब्लैक ही तो दिखेगा ना। जब चारों तरफ तूफ़ान हो तो तूफ़ान में उस एरोप्लेन का कलर तो दिखाई नहीं देगा, ब्लैक दिखेगा। तो ब्लैक एरोप्लेन न जाने कहाँ चला गया। फिर मैं लैंड किया एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और फिर मेरे प्लेन से उतरने में मुझे कोई इस बात का दुख नहीं था कि मैं किसी तूफ़ान में फंस गया था या मैं किसी परेशानी में फंसा हुआ था, क्योंकि अब तो मैं उस परेशानी से बाहर आ गया था। फिर मैं जल्दी से दौड़ता हुआ कंट्रोल रूम में गया। वहाँ एक औरत बैठी हुई थी कंट्रोल रूम में और मैंने उससे पूछा कि वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था, क्योंकि मुझे उस दूसरे पायलट को थैंक यू बोलना था, क्योंकि वो मेरे सामने आकर मेरे एरोप्लेन को नीचे तक उतारने में मदद किया और फिर न जाने अचानक वो कहाँ बादलों में गुम हो गया। क्योंकि वो मेरे साथ रनवे पे नहीं उतरा था, वो लैंड नहीं किया था, लैंड सिर्फ मैं किया। मुझे जानना था कि वो कौन है। तो कौन है ये तो कंट्रोल रूम से पता चल सकता है, क्योंकि कंट्रोल रूम को अपने रडार में पता चल जाता है कि कौन से कंट्री का या कौन से जगह का कौन सा एरोप्लेन फ़िलहाल अभी हमारे कंट्री के ऊपर उड़ रहा है। तो वो लोग बता सकते थे। अभी मैं इंग्लैंड में आ चुका था और इंग्लैंड के कंट्रोल रूम में ही मैं ये बात पूछ रहा था। तो मुझे शायद लगा कि वो मुझे बताएगी कि हमारे कंट्री के ऊपर अभी फ़िलहाल दूसरा एरोप्लेन कौन सा था, क्योंकि मुझे थैंक यू बोलना था। वो मेरे ऊपर बहुत ही हैरानी से देखी वो लेडी और हंसने लगी। उसने कहा, अनदर एरोप्लेन, दूसरा? उस तूफ़ान में दूसरा एरोप्लेन? नो नो सर, नो। आपका ही एरोप्लेन, सिर्फ वहाँ अकेला एरोप्लेन था तूफ़ान में। मैं अपने रडार में देख सकती थी, मेरे रडार में साफ साफ दिख रहा था, सिर्फ एक ही एरोप्लेन उड़ रहा था, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। आज की रात हमारी कंट्री के आकाश में अभी फ़िलहाल जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ सिर्फ एक ही एरोप्लेन उड़ रहा था। तो जो पायलट राइटर है वो सोचने लगा कि फिर मेरी मदद किसने किया यहाँ सेफली मुझे उतारने में। विदाउट कॉम्पास, विदाउट रेडियो, विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था। फिर मेरी मदद कौन किया? वो पायलट कौन था? वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के, बिना किसी रोशनी के, उसके विंग्स में कोई लाइट भी नहीं थे। वो कौन हो सकता था फिर? तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई रास्ता आ जाता है इम्पास, कि हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता सूझता नहीं है, तो हमारे अंदर का साहस और हमारे अंदर का आत्मविश्वास ही वो भगवान बनकर हमें रास्ता दिखाने के लिए हमारे सामने आता है और हम लोग हैरान हो जाते हैं कि वो कौन था जिसने हमारी नैया पार कर दी। तो आई गेस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।